आज इस लेक्चर में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर से बढ़िए, डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो आप डाइजेशन की परिभाषा समझ लीजिए। देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू स्मॉल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। इसको ऐसे कह लीजिए, नॉन डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल को डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल में परिवर्तन हो जाना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन। या इसको हिंदी में कह लीजिए ऐसे, अविसरणशील भोज्य पदार्थ को विसरणशील भोज्य पदार्थ में बदलना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन या पाचन कहलाएगा। फिर से एक बार देखें, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू स्मॉल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, मतलब जो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए, इज कॉल्ड डाइजेशन। या नॉन डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल को डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन। या हिंदी में कह लीजिए, अविसरणशील भोज्य पदार्थ को विसरणशील भोज्य पदार्थ में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब आते हैं, अविसरणशील क्या है? देखो, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन्स, उसके बाद फैट ऑब्लिक ऑयल, ये सब क्या है? अविसरणशील भोज्य पदार्थ है। ये ब्लड में डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक, अगर कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड में बदल जाए, किसमें? मोनोसैकेराइड में, भोज्य पदार्थ में बदल जाए, प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड में बदल जाए, और फैट और ऑयल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाए, मतलब कार्बोहाइड्रेट अगर मोनोसैकेराइड में बदल जाए, प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड में बदल जाए, फैट और ऑयल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाए, तो यही कहलाएगा क्या? पाचन। अर्थात ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ऑयल ये ब्लड में नॉन डिफ्यूजिबल है। क्या है? नॉन डिफ्यूजिबल है। और ये सभी ब्लड में क्या है? डिफ्यूजिबल है। तो इसी को क्या कहेंगे? पाचन कहते हैं। यानी नॉन डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल जो है डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाएगा। क्लियर? ये तो रहा आपका डाइजेशन। अब आते हैं स्टेप ऑफ डाइजेशन। भोजन के चरण यानी डाइजेशन के चरण, पाचन के चरण। पाचन कितने चरण है? पहला इंजीशन। क्या है? इंजीशन, INGEST, इंजीशन। दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन, पांचवा है इजीशन। अब आप देखिए, इंजीशन, भोजन फूड जो है माउथ में पहुंच जाना ही क्या कहलाता है? इंजीशन। यानी फूड मटेरियल का मुंह के अंदर, माउथ के अंदर पहुंचना क्या कहलाता है? इंजीशन। अब डाइजेशन क्या है? नॉन डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल जो है डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन। डाइजेशन दो तरह का है, एक इंट्रासेलुलर डाइजेशन, दूसरा है इंटरसेलुलर डाइजेशन। देखिए, जब एक सेल के, किसी ये सेल है, सेल के अंदर इसी में डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल का, ये नॉन डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल का डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल में चेंज होना, किसी सेल के अंदर नॉन डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल का डिफ्यूजन में चेंज होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्या कहलाएगा? इंट्रासेलुलर। और दो सेल के बीच में अगर नॉन डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल का डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल चेंज होना क्या कहलाता है? इंटरसेलुलर डाइजेशन। क्या कहलाएगा? इंटरसेलुलर। अब इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है अमीबा में पाया जाता है, और इंटरसेलुलर डाइजेशन हायर एनिमल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हायर एनिमल में पाया जाता है। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? अब आप देखें, एब्जॉर्प्शन, जो डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल है, अगर वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू अगर वो ब्लड में चला जाए, अर्थात ऐसे कहिए, यानी डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल ये चेंज हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए किसमें? यानी डिफ्यूज फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, स्मॉल इंटेस्टाइन से, यानी डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन से अगर वो ब्लड में चला जाए, या ऐसे कहिए टिश्यू में चला जाए, ठीक, बलसाई ब्लड में चला जाए, तो ये क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। फिर से एक बार देखें, अगर डिफ्यूजिबल
डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन से डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल अगर वो ब्लड में चला जाए तो क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। क्लियर। अब आते हैं एसिमिलेशन, यानी अब ये जो डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल अगर ये कहाँ से, यानी ब्लड से, फ्राम ब्लड से कहाँ चला जाए, ये सेल में चला जाए तो इसको क्या कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे। अब आते हैं इंजेक्शन। जो अनडाइजेस्टेड या डाइजेस्टेड वेस्ट, अनडाइजेस्टेड और डाइजेस्टेड वेस्ट यानी पाचन अपचित भोज्य पदार्थ या पाचन के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो अगर एनस के द्वारा बाहर निकल जाना ही क्या कहलाता है, एनस के द्वारा बाहर निकलना क्या कहलाता है, इजीशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इजीशन। यानी डाइजेशन के 5 चरण जो हमने आपको बता दिए। अब आप देखिए इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में आप क्या आएगा, 2 पार्ट आएंगे। एक पहला पार्ट आएगा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा पार्ट आएगा, यही हम लिख देते हैं, वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, DIGESTIVE, डाइजेस्टिव ग्लैंड आएगा। ध्यान रखेंगे, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 पार्ट आप पढ़ेंगे। एक तो आपका आ जाएगा एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। दूसरा जो पार्ट पढ़ेंगे वो डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या पढ़ना है, लीवर पढ़ना है, पैंक्रीज पढ़ना है, लीवर पैंक्रीज पढ़ना है, और इसके अलावा आप लीवर पैंक्रीज सलेवरी ग्लैंड पढ़ना है, SALIVARY सलेवरी ग्लैंड। 3 तरह की ग्रंथि से पढ़ना है, लीवर पैंक्रीज सलेवरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ना है। इसका आगे डिटेल पढ़ा जाए। अब आते हैं पहला जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल। हमने कहा क्या चीज, डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड बता दिया। अब आते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक्सटेंड, फैला होता कहाँ, फ्रॉम माउथ टू एनस। यानी यह एक ऐसी ट्यूबुलर संरचना है जो माउथ से लेकर के एनस तक फैला होता है, और इसके फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं, निम्न पार्ट यहाँ दिया होते हैं। अब क्या है, पहला माउथ है, दूसरा बक्कल कैविटी है, तीसरा फेरिक्स है, चौथा ओसोफेगस है, पांचवा स्टमच है। स्टमच के 3 पार्ट है, कार्डियक, CARD कार्डियक, दूसरा PYLO पाइलोरिक, तीसरा है फंडिक। ये स्टमच के 3 पार्ट है, ध्यान रखिए। यानी एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट क्या है, माउथ, दूसरा है बक्कल कैविटी, तीसरा फेरिक्स, चौथा ओसोफेगस, और पांचवा है स्टमच। स्टमच के 3 भाग है, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक। और छठा है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, कौन कौन, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है। और जो 7वां पार्ट है उसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बड़ी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत के 3 पार्ट होंगे, पहला सीकम, दूसरा है कोलन और तीसरा है रेक्टम। और एक लास्ट वाला पार्ट है जिससे अनडाइजेस्टेड या डाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, जिसको कहते हैं एनस कहेंगे। क्लियर। ये तो रहा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट। अब आते हैं एलिमेंट, यहाँ देख लीजिए, एलिमेंट्री कैनाल इज अप्रॉक्सिमेट, जो हमारा आहार नाल होता है, जिसको हिंदी में हम एलिमेंट्री कैनाल हिंदी में आहार नाल कहते हैं, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो अप्रॉक्सिमेट 30 फीट लंबा होता है। कितना फीट, हम लोगों में ह्यूमन में 30 फीट लंबा होता है। और जितने हर्बीवोर्स होते हैं उसमें एलिमेंट्री कैनाल या जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वो ज़्यादा लंबा होता है। ध्यान रखिए, जैसे रैबिट में इट डेवलप्स फ्रॉम इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। आप ध्यान रखिए, एम्ब्रियो के 3 जर्म लेयर पाए जाते हैं। क्या है, एम्ब्रियो के 3 जर्म लेयर पाए जाते हैं। कौन कौन जर्म लेयर हैं, पहला जर्म लेयर है वो इक्टोडर्म, दूसरा जर्म लेयर है वो मीजोडर्म, और तीसरा जर्म लेयर है वो इंडोडर्म। यानी 3 जर्म लेयर पाया जाता है। यानी पूरे आर्गन या पूरे बॉडी का जो विकास होता है इसी 3 जर्म लेयर से होता है। इक्टोडर्म से होता है, मीजोडर्म से होता है, इंडोडर्म से होता है। और जिस जंतु में ये तीनों जर्म लेयर पाए जाते हैं जिम्ब्रियो, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और जिसमें दोनों में से, इन तीनों में से मीजोडर्म नहीं पाया था उसको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। समझ रहे हैं। अब इसमें आइए, एक्टोडर्म, मीजोडर्म। तो एम्ब्रियो की इन 3 जर्म लेयर में से एलिमेंट्री कैनाल का इन 2 जर्म लेयरों से विकास होता है। कौन कौन, एक्टोडर्म से और इंडोडर्म से। अब इसमें भी इंडोडर्म से कौन सा विकास होता है, अप टू हार्ड पैलेट, यानी हार्ड पैलेट तक विकास होता है, फ्रॉम अप टू हार्ड पैलेट फ्रॉम एनल कैनाल टू एनस, यानी इतने का तक का विकास। अब आता है इंडोडर्म,
और इंडोडर्म फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट। अब देखिए सॉफ्ट पैलेट टू रेक्टम। अब देखिए हार्ड पैलेट, आप जानते हैं हमारे जो जो बक्कल कैविटी के जो ऊपर रूफ है, छत जो जिसको कहते हैं, यानी ऐसे गली अपर जो ऊपरी जबड़ा जो होता है, ऊपरी जबड़े का अगला हिस्सा जो हमारा होता है वो हार्ड पैलेट है और पिछला हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट में रबी दिखाई देते हैं, सॉफ्ट पैलेट में रब नहीं होते हैं। अब देखिए न्यूट्रिएंट्स एंड टाइप्स, न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स। अब आते हैं न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन इज द प्रोक्लेमेंट ऑफ सब्सटेंस नेसेसरी फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड एक्टिविटीज ऑफ लिविंग बॉडी। यानी न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे शरीर के लिए जो हमारे शरीर के ग्रोथ, मेंटेनेंस और एक्टिविटीज ऑफ लिविंग बॉडी की इन सब क्रियाओं के लिए क्या करते हैं, ये आवश्यक होते हैं। अब आता है न्यूट्रिएंट्स क्या है। सब्सटेंस विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उसका न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब आइए न्यूट्रिशन, जो पोषण हमारा दो तरह का होगा मेनली। एक हमारा पोषण होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो सेल्फ फीडर्स है या फूड मेक इटसेल्फ, भोजन स्वयं बना लेते हैं। और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, जो फीड ऑन अदर एनिमल्स, किसी अन्य एनिमल से भोजन करते हैं। जैसे डू नॉट मेक फूड इटसेल्फ, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसका अभी डिटेल पढ़ा जाएगा। अब देखिए इसमें ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन है और कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। अब देखिए न्यूट्रिएंट्स आर सिंथेसाइज्ड विथ ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी, यानी भोजन का निर्माण जो होता है जो सोलर एनर्जी के ट्रैप करने से होता है, बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 मॉलिक्यूल CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल H2O, और ये यहाँ पर EH में लाइट है और ये क्लोरोफिल, सभी हरे पौधे देते हैं। ऑटोट्रॉपिक ये बन जाएगा C6H12O6 प्लस 6O2। ये इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स आर सिंथेसाइज्ड विद द ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को ट्रैप करने से बनता है बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। और ऑल ग्रीन प्लांट्स, इसका एग्जांपल है ऑल ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। किसे पाया जाता है, ऑल ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अब आता है इसमें ये फोटोसिंथेसिस एक किस तरह की प्रक्रिया है, ये एक इंडरगोनिक प्रोसेस है। इंडरगोनिक मतलब जिसमें उष्मा खर्च होती है, एनर्जी खर्च होती है, इंडरगोनिक प्रोसेस है। यह है इंडरगोनिक प्रोसेस है, इसको आप याद रखें। अब आता है कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या फूड टू प्रोवाइड एनर्जी, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब आता है इसमें हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो आप देखें कई तरह के हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आप देखिए, यानी वे सभी जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, भोजन के लिए किसी दूसरे जीव जंतुओं के ऊपर आश्रित होते हैं या लिविंग के ऊपर आश्रित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। अब इसमें आएगा, देखिए अब याद रखिए, इसमें हर्बीवोर्स, HERBI हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स, ये हर्बीवोर्स क्या होते हैं, फीडिंग जो ग्रीन प्लांट को खाते हैं, जो किसको खाते हैं, ग्रीन प्लांट को, यानी क्या कहते हैं, यानी कैसे, फीडिंग ऑन ग्रीन प्लांट्स, FEE फीडिंग ऑन ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हर्बीवोर्स। दूसरा क्या हो जाएगा, ये रैबिट एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो रैबिट है, रैबिट, और कामा काऊ है, ये हो सकता है। दूसरे नंबर में आ जाएगा आपका कार्निवोर्स, CARNI कार्निवो कार्निवोर्स। ये क्या करते हैं, फीडिंग ऑन एनिमल्स, जो एनिमल को खाते हैं, ये फीडिंग ऑन एनिमल, जो एनिमल्स को खाते हैं। अब इसमें आ जाए लायन और टाइगर, लायन और TIGER टाइगर हो सकता है। तीसरे नंबर में आ जाएगा आमनीवोर्स, OMI यानी आमनीवोर्स। ये क्या करते हैं, आमनीवोर्स फीडिंग ऑन प्लांट्स एंड मैमल, दोनों फीडिंग, फीडिंग ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, आमनीवोर्स। इसको हिंदी में सर्वाहारी से कहते हैं, इसको मांसाहारी, इसको शाकाहारी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा मैमल्स, स्तनधारी मैमल्स हो सकते हैं। चौथे नंबर में आपका आ जाएगा कार्पोरोफैगस, CARPOR कार्पोरोफैगस। कार्पोरोफैगस में क्या आते हैं, फीड ऑन देयर ओन फीकल मैटर, फीड ऑन देयर ओन फीकल,
FEA फीकल मैटर, जो अपने फीकल मैटर को स्वयं खा लेते हैं, जैसे इसकी एग्जाम्पल है रैबिट्स। ध्यान रखिएगा, कार्पोरोफाइगस यूज करते हैं, फीड ऑन देयर ओन फीकल मैटर, जो अपने फीकल मैटर यानी जो वेस्ट मटेरियल, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है, उसको स्वयं खा लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये रैबिट में जो सेलुलोज खाते हैं, और सेलुलोज का पाचन जो बड़े फायर अपेंडिक्स में होता है, और जो लास्ट वाला पार्ट है जितना डाइजेस्ट हो पाता है, नहीं तो वो बाहर निकल जाता है, फिर उसी को पुनः खा लेते हैं। 5 नंबर में आएगा आपका इंसेक्टिवोरस, INSECTA, इंसेक्टिवोरस। जनरली इसको कहते हैं कीटभक्षी पौधे। ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन उस भोजन में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी रह जाती है। यानी क्या कहेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे पादप होते हैं जो स्वपोषी हैं, लेकिन जब अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की कमी रह जाती है। इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट का भक्षण करते हैं। क्या करते हैं, फीडिंग ऑन इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट को या फीडिंग ऑन इंसेक्ट्स। ठीक है, इसमें आते क्या है, जो आपका इंसेक्टिवोरस हो गया। अब इसके बाद इंसेक्टिवोरस में जो कैनाबिलिज्म, फीड ऑन देयर ओन स्पीसीज। 6 नंबर में CA यानी कैनाबिलिज्म, कैनाबिलिज्म, जो अपने ही स्पीसीज को भोजन कर लेते हैं, यानी फीड यानी क्या हो जाएगा आपको, फीड ऑन देयर ओन, फीड ऑन देयर, देयर OWN, ओन स्पीसीज, जो अपने ही स्पीसीज का भोजन कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा स्नेक स्कॉर्पियंस, SNAKE, स्नेक, SCARPIONES, स्नेक स्कॉर्पियंस। अब आते हैं जो आपका स्पोरोजोइक यानी 7 नंबर में आ जाएगा SPORO, स्पोरोजोइक में क्या आते हैं, ऐसे एनिमल आते हैं स्पोरोजोइक में, फीड ऑन डिकेइंग एनिमल्स, फीडिंग कर लीजिए, फीडिंग ऑन डिकेइंग, DECAYING, डिकेइंग एनिमल्स, इस फीडिंग ऑन डिकेइंग एनिमल्स। अब आता है सेप्रोफिटिक, फीडिंग ऑन डिकेइंग प्लांट्स, यानी 8 नंबर में सेप्रोफिटिक, SAPRO, सेप्रोफिटिक, फीडिंग ऑन डिकेइंग, DACY या डिकेइंग प्लांट्स, यानी जो सड़े एनिमल को खाते, सड़े गले एनिमल को खाते हो उसको स्पोरोजोइक, जो सड़े गले प्लांट को खाते हो उसको हम कहते हैं सेप्रोफिटिक है। अब आता है सैंगिवोर्स, फीड अपॉन ब्लड। 9 नंबर में आता है सैंगी, SANGI, सैंगी, VORES, फीडिंग ब्लड, जो ब्लड को फीड करते हैं। जो इसमें एग्जाम्पल के रूप में जो आ जाएगा LEECH, लीच आ जाएगा। इसके अलावा था, चलिए ठीक है, ये अब अगले लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल का डिटेल पढ़ाया जाएगा, तो उसके बाद सिलेबस क्लियर पढ़ाया जाएगा।